नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम आप लोग के लिए 1000 प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज ला रहे हैं। एक हजार प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह है बच्चों, जो बार बार जो है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस हम आपको जो है कि 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। हालांकि उसको जो है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका हम डिटेल भी करेंगे, उसके जो उसकी जो व्याख्या होगी उस पर भी बात करेंगे। और यही मात्र 1000 क्वेश्चन यदि आप इस पे पकड़ बना लेते हैं तो आपका 70 से 80% जीएस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे आपका यूपीपी का एग्ज़ाम हो, चाहे अधीनस्थ का एग्ज़ाम हो, चाहे और बाकी एग्ज़ाम हो, जो बार बार जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उसी से हम जो है कि उसी पे बात करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। ठीक है बच्चों, तो कुभा कुभा वैदिक पीरियड में, यानी ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक उत्तर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड को 2 पार्टों में बांटा गया, आप जानते ही हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आपका जो है कि ये ऋग वैदिक पीरियड है, और 1000 बीसी के बाद जो है कि वो लेटर वैदिक पीरियड है, यानी उत्तर वैदिक पीरियड है। तो वैदिक नदियों की बात कर लिया जाए तो वैदिक नदियाँ, यानी उस समय नदियों, कुभा को क्या कहा जाता था, उसका आधुनिक नाम, इस समय वर्तमान में नाम काबुल है। परशुरवी का वर्तमान रावी है। रावी नदी आप जानते हैं कि भारत से ही निकलती है। ठीक है। अच्छा, ये सतलज जो है भारत से नहीं निकलती है। रावी जो है कि भारत से निकलने वाली नदी है। कभी कभी पूछ देता है कि रावी, ब्यास और सतलज और मान लो गोमती, ये 4 नदियों के नाम दे दे और पूछे कौन सी नदियाँ भारत से नहीं निकलती हैं, तो अब सतलज को कहेंगे भारत से नहीं निकलती है। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है। तो परस्रणवी को रावी कहा जाता था बच्चों, सदा नीरा को गंडक कहा जाता था, शतुद्री को जो है कि सतलज कहा जाता था। ठीक है। तो ये नदियाँ, वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम यानी वर्तमान नाम, एक क्वेश्चन पूछ देता है बार बार। तो भारत के नदियों के प्राचीन नाम में आप देख लीजिए, तो प्राचीन नाम उनके क्या थे और वर्तमान नाम यानी आधुनिक नाम क्या थे। कुभु को कुर्रम कहा जाता है, कुभा को काबुल कहा जाता है, वी तस्ता यानी वी तिस्ता को झेलम आज कहा जाता है, अस्कनी जिसको हम चेनाब कहते हैं, आज चिनाब नदी है। ठीक है, इस पर चिनाब नदी पे एक जो है कि पुल बनाया गया है, इसके बारे में आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। परशुरवी को रावी कहा जाता है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है, बिपाशा को ब्यास कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद सदा नीरा को गंडक कहा जाता है। हाँ, दुष्द्विती को घग्गर कहा जाता है बच्चों, गोमती को आज के समय गोमल कहा जाता है। अब ये वाली गोमती नहीं है जो पीलीभीत के फुल्लर झील से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से निकल के और गाजीपुर में जो है कि गंगा के साथ जो है कि मिल जाती है, उस गोमती की बात नहीं हो रही है। गोमती को गोमल कहा जाता है इस समय। सुवास्तु को स्वात कहा जाता है, सिंधु को सिंध नदी, सरस्वती को घग्गर, रच्छी या चित्तक कहा जाता है, और सुसोमा को शोहन नदी कहा जाता है। तो ये वैदिक नदियां हैं जिनके वर्तमान नाम हैं। ठीक है, या प्राचीन काल की नदियां हैं जिनके आधुनिक नाम यहाँ पे दिया हुआ था। तो इन्हीं इतने ही नदियों को यदि आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आने वाले क्वेश्चन आपके साथ जो है कि परेशानी में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखो, चोल डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। कुलोतुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा जो विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी किससे? चोलों से। चोलों को आप जानते हैं कि बड़े बहादुर राजा हुए। विजयालय ने चोल वंश की जो है स्थापना की। उसके बाद जो उसका सबसे प्रतापी और महान राजा राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, राजराज है, राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र प्रथम बहुत महान राजा था। तो उसी के क्रम में कुलोतुंग प्रथम चोल राजा था। उसके टाइम पीरियड पे श्रीलंका का जो राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, किंतु कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी प्रकार का कटुता का भाव नहीं रखा। कुलोतुंग ने ना क्या किया कि विजयबाहु ने जब अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, श्रीलंका का राजा था। ठीक है, तो कुलोतुंग ने क्या किया कि अपनी पुत्री का जो है कि विवाह श्रीलंका के राजकुमार, इसके बेटा राजकुमार बिरेप्पे रूमाल के साथ जो है कि कर दिया।
तो चोल दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोल डायनेस्टी है, चोलों से एक क्वेश्चन पूछ देता है। जानते हैं कि दक्षिण भारत में 3-4 डायनेस्टियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट रही, चाहे संगम डायनेस्टी की बात कर लें, चाहे चोल डायनेस्टी की, चाहे चेर की, चाहे पांड्य की, ठीक है, सातवाहन रहे, राष्ट्रकूट रहे, तमाम तमाम जो है डायनेस्टियाँ रहीं और उनका अपने आप में इतिहास रहा है बच्चों। तो हम आज चोल की बात करेंगे, चोलों की। तो चोलों की बात किया जाए तो चोल जो है बच्चों 8वीं से 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थे। चोलों का जो है कि शासन 9वीं शताब्दी से शुरू हुआ, 13वीं शताब्दी यानी 5 शताब्दियों से अधिक तक इनका शासनकाल चलता रहा। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासनकाल रहा। अब 8वीं से 12वीं के शताब्दी तक जो शासनकाल है, पूर्व मध्यकाल, हमारे उत्तर भारत में पूर्व मध्यकाल के इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। तो आप देखिएगा कि उस समय उत्तर भारत में कौन कौन राजा थे, कौन कौन डायनेस्टियाँ थीं जब दक्षिण में चोलों का जो है शासन था, ठीक है। अच्छा, राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र के राज्यों में जो है विस्तार किया। कुलोतुंग चोल ने मजबूत शासन स्थापित करने के लिए कलिंग पर अधिकार कर लिया। कुलोतुंग ने कलिंग पर अधिकार किया था। अच्छा, चोलों की जो भव्यता थी 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पांडवों, जो पांड्य थे, पांड्य के आगमन तक चली। जब पांड्य आ गए तब चोलों की धीरे धीरे जो है कि प्रभाव जो है साउथ में कम होता गया। चोलों के जो प्रथम राजा थे विजयालय, वो 8वीं शताब्दी में तंजौर के साम्राज्य पर अधिकार करके उन्होंने पल्लवों को हराकर चोलों का उदय हुआ। देखो, पल्लवों को किसने हराया बच्चों, ध्यान रहे, पल्लवों को हराने से चोल आए और चोलों का जब जो है कि प्रभाव समाप्त हुआ तो कौन आ गए, पांड्य आ गए। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। पल्लव, चोल, पांड्य, यानी 2 प के बीच में एक चोल है, ये ध्यान देना। विजयालय ने चोल डायनेस्टी की जो है कि स्थापना की, किसको, पल्लवों को हरा के। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंट है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम एक शक्तिशाली जो है कि राजा था। राजराज जो राजे था, राजराज जो थे, राजराज नाम है बच्चों इसका, जो राजराज था, राजराज जो राजा था उसका उत्तराधिकारी था राजेंद्र, ठीक है। और ये राजेंद्र प्रथम जो था बच्चों, ये गंगा के तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। गंगा तक यात्रा इन्होंने की थी। गंगा नदी आप जानते हैं उत्तर भारत में बहती है, गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जो है कि सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली नदी है, ठीक है। तो गंगा के तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति राजेंद्र चोल थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विक्टर कहा जाता था, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम यानी राजेंद्र चोल भी इनको कहा जाता था। इन्हीं के समय चोलों का स्वर्ण युग था, ठीक है। उत्तर भारत या गुप्त काल को आप पढ़ेंगे तो गुप्ता काल को जो है कि स्वर्ण काल कहा जाता है भारत के इतिहास में। उसी तरह से दक्षिण भारत के इतिहास में राजेंद्र चोल के समय काल को जो है कि स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। शासन प्रशासन चोलों के बारे में अगर हम देख लें तो चोल ने निरंतर राजशाही में शासन किया। इन्होंने विशाल राज्यों को प्रांतों में भी इन्होंने विभाजित कर दिया, जिन्हें जो है मंडलम कहा जाता था। बड़े से राज्य को, इस बड़ा राज्य था, इसको इन्होंने छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर दिया था। अब प्रत्येक प्रांत को मंडलम कहा जाता था, ठीक है। आज हमारा बड़ा देश है, उसको बहुत सारे प्रांतों में डिवाइड किया गया है। तो इन्होंने भी अपने राज्य को बड़े से छोटे छोटे मंडलम में यानी प्रांतों में डिवाइड किया था। अब प्रत्येक मंडलम के लिए अलग अलग गवर्नर था। आज भी हमारे प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नर है। उस समय भी इनका एक देश मान लो, अगर चोलों के साम्राज्य को अगर एक देश मान लिया जाए तो इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके मंडलम के रूप में डिवाइड किया गया था। उस मंडलम यानी प्रांत, मंडलम को प्रांत कहते थे। वो प्रांतों के अलग अलग जो है गवर्नर होते थे। नाडु जो था वो जिलों में, अच्छा, नाडु नामक, आगे चलकर नाडु नामक जिलों में विभाजित किया था। यानी हमारे यहाँ क्या होता है, प्रांतों में बहुत सारे जिलों को मिला के एक प्रांत बनाया जाता है। उसी तरह से इनके जो है मंडलम को जो है कि डिवाइड करके नाडु बनाया गया था। नाडु का मतलब ही जिला होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में इनकी तहसीलें होती थी। आज भी हमारे जिलों के अंतर्गत तहसीलें आती हैं।
कविता, साहित्य, नाटक के प्रबल संरक्षक थे। प्रशासन को मूर्तियों और चित्रों के साथ कई मंदिरों और परिसरों के निर्माण में देखा जा सकता है। राजा केंद्रीय प्राधिकारी बना रहा, जो प्रमुख निर्णय लेता था और शासन करता था। अगर चोलों की बात करें बच्चे ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड रहा, ध्यान रहे, 8वीं से 13वीं तक कह लीजिए। चोलों की बात किए तो चोलों की वास्तुकला यदि बात की जाए तो मंदिर इनकी द्रविड़ शैली में थी। देखिए 3 शैलियों में, पूरे भारत में 3 शैलियाँ में मंदिर बना हुआ है। अगर मैं बच्चों ये इंडिया को मान लूँ, ठीक है, तो ये ठीक, अगर बीच से डिवाइड कर दिया तो ऊपर जो है आपकी नागर शैली है, और साउथ में पूरा जो है द्रविड़ शैली है, और नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच के जो संक्रमण पार्ट है उसमें बेसर शैली में मंदिरों को बनाया गया। नागर शैली में जितने भी मंदिर होते हैं देखोगे बच्चों तो एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया। तुम्हारे गांव का जो है कि भोलेनाथ यानी शंकर भगवान का मंदिर को आप देख लोगे, या काली माता के मंदिर का जाको देखो बेटा, जो लोग उत्तर भारतीय हैं, तो एक चबूतरा बना है, उसके ऊपर ये मंदिर खड़ा किया गया है। फिर उसमें जो है कि मुख्य कक्ष से अंदर प्रवेश करेंगे तो मूर्ति जो है कि प्रतिस्थापित की जाती है। लोग इसे सीढ़ियों से चढ़ के चबूतरे पे पहुंचते हैं, और चबूतरे के चारों तरफ मंडप बने होते हैं, पिलर्स बने होते हैं। तो ये सारी विशेषता नागर शैली की है। वही द्रविड़ शैली की विशेषताएं इसके ठीक विपरीत होती हैं। अब बेसर शैली जो बीच में है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच वाले पार्ट में थोड़ा सा वहाँ बेसर शैली है, वहाँ की विशेषताएं अलग ढंग से होती हैं, यानी कि नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं आती हैं। तो चोल साउथ में थे तो इनमें द्रविड़ शैली की विशेषता थी। भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया चोलों ने। बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, राजराजेश्वर मंदिर इन्होंने बनवाया, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया, ठीक है। यानी कि द्रविड़ वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर जो है किसने पहुंचाया? चोलों ने पहुंचाया। चोलों के बाद भी मंदिर वास्तुकला जारी रहा, और चोलों के टाइम पीरियड पर देखो बच्चों, एक नटराज ये मूर्ति एक बनी हुई है जो पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध है। ये पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध ये मूर्ति चोलों का जो है आर्ट को दिखाती है। इनकी इस मूर्ति में जो है कि इसकी भाव भंगिमाओं देखो, हाँ, कलाकृति इसके साथ पूरा दिखाया गया है। मूर्ति कला में ये सर्वश्रेष्ठ थे। तांडव नृत्य मुद्रा में जो है कि एक नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है। अच्छा, अब इस मूर्ति के बारे में, नटराज की मूर्ति के बारे में बात कर लें तो ऐहोल में रावण फड़ी गुफा में ये खोदा गया है। प्रारंभिक चालुक्य शासन के दौरान ये बनाई गई थी, लेकिन चोलों के शासन के दौरान मूर्ति कला अपने चरम पे थी। अगर मैं बात कर दूं बेटा ना, उत्तर भारत में इतिहास में यदि आप पढ़ेंगे मुगलों के पीरियड पे, तो जिस प्रकार जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी, उसी तरह से शाहजहाँ के समय स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पे था, एकदम नई ऊंचाइयों पे था। शाहजहाँ के टाइम पीरियड पे बहुत सारे जो है कि स्थापत्य कला के अंतर्गत बहुत सारे बिल्डिंग्स का जो है कि डेवलप किया गया, बहुत सारे मीनारें बनाई गई, बहुत सारे जो है कि आप शाहजहाँ के टाइम पे ताजमहल देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण है, समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है कि किले और ऐसे बहुत सारे जो है कि मीनारें खड़ी की गई। उसी तरह से अगर साउथ की बात करोगे बच्चों ने, तो चोलों के टाइम पीरियड पे मूर्ति कला जो है अपने चरम पे पहुंच गई थी, ठीक है। एक और मूर्ति थी भूदेवी की, जो पृथ्वी की देवी और विष्णु, देखो भूदेवी की भी मूर्ति यहीं से मिलती है। अच्छा, चोल जो है ना, कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। चोल की जो कांसे की बनी प्रतिमाएं थी, ये भी कांस्य प्रतिमा है, ये विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है कांसे की। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा। हड़प्पा के स्थल के बारे में बात की जाती है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। मांडा बच्चे जम्मू कश्मीर में है। ये हड़प्पा जो है ना, मैं बता दूं, हड़प्पा के बारे में यदि बात करें बच्चों, तो हड़प्पा त्रिभुजाकार के शेप में बसा एक प्राचीन सभ्यता जो नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा के बारे में हम बात करेंगे। हड़प्पा के बारे में पहले स्टार्ट करिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम डिटेल करेंगे। मांडा जो है कि जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे लास्ट साउथ में है। कालीबंगन आपको राजस्थान में मिलेगा, और राखी गढ़ी जो सबसे बड़ी साइट है वो हरियाणा में। राखी गढ़ी में ये माना जाता है कि हड़प्पाई स्थलों में जो है कि सबसे बड़ी साइट किसकी है, कौन सी है? राखी गढ़ी वाली है। तो आइए देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अरे इसका एक ट्रिक है ना, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु के बाद झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। याद कैसे है मैं बता दूं, ये एक ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। साँझ को चिन्ना राव व्यस्त रहते हैं। साँझ को चिन्ना राव व्यस्त रहते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, व्यस्त, सतलज, व्य से व्यास और आधा स और तो से सतलज, ये है क्रम। ठीक है, तो इन्हीं नदियों के किनारे जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता देखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के बारे में बता दूं बच्चों, जैसे छोटे से एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा गांव है जहां आपका घर है, ठीक है, उसके बाद दूसरा घर बसा, तीसरा घर बसा, चौथा घर बसा, धीरे धीरे घर बसते गए और घर बसने के बाद ये एक पूरा गाँव हो गया। और ये गाँव अगर डेवलप करता गया और कृषि की एक्टिविटी के साथ अन्य एक्टिविटियां भी होने लगी, तो धीरे धीरे एक छोटा सा ये क्या बन गया, टाउन बन गया। यही टाउन बढ़ते बढ़ते क्या बन गया, एक नगर बन गया पूरा। और यही नगर बढ़ते बढ़ते क्या बना, एक एम्पायर का जो है कि शक्ल ये ले लिया। और ये पूरी जो है कि इसके अंदर रहने वाले जितने लोग हैं, इनके अगर हम इतिहास की बात करें, इनकी जो है कि आर्थिक स्थिति की बात करें, इनकी सामाजिक स्थिति की, शिक्षा की, महिलाओं की, बच्चों की, हाँ, इनके कल्चर की, तमाम स्थितियों की, यानी आर्थिक, सामाजिक और इनकी राजनीतिक बातें करें, समझ रहे हो, तो ये एक पूरी सभ्यता बन जाएगी। हो सकता है कि पूरा कंट्री का रूप ले ले। ऐसे ही दुनिया में 200 कंट्रियाँ हैं तो 200 सभ्यताएँ हैं। तो उस समय दुनिया में क्या थी, मुश्किल से 4-5 जो है कि सिविलाइजेशन थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो हमने बताया था कि ये घर से शुरू हुआ और पूरा गांव बन गया। पूरे गांव से बड़ी शक्ल लेके, मान लो सपोज दैट बेटा, वो एक टाउन का रूप ले लिया या बड़े नगर का रूप ले लिया, वही नगर महानगर का रूप ले लिया। हाँ, जैसे कहा जाता है ना कि पूरे गांव में रहने वाले जन, उनकी संख्या बढ़ गई, जनपद वो बढ़ा तो महाजनपद, हाँ उससे, हाँ महाजनपद, एक पूरा एम्पायर खड़ा हो गया। तो ये स्थिति, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी 3 फेजेस माने जाते हैं। एक माना जाता है अर्ली फेज, जो 3300 से 2600 BC के नियर अबाउट था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली फेज। अर्ली फेज के बाद आ जाएगा मैच्योर फेज। अर्ली फेज का मतलब ये अर्ली फेज आपको दिख रहा है, ये सारी नदियाँ दिख रही हैं, सिंधु दिख रही है, झेलम दिख रही है, चिनाब दिख रही है, रावी दिख रही है, ब्यास दिख रही है, सतलज दिख रही है। इन्हीं नदियों के पे जो है कि ये पूरी सभ्यता इन्हीं के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। और सबसे पहले जिस स्थान को खोदा गया, वह पुरातात्विक स्रोत जहाँ से मिले, जिस स्थान की खुदाई हुई, जहाँ से साक्ष्य मिले, उसको हड़प्पा कहा गया। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो चिन्ह मिले, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, खुदाई से जो भी साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, वैसे ही साक्ष्य और एविडेंस बाकी जगहों पे मिले। समझ रहे हो, 2-3 साइड, बड़ी बड़ी साइडों पे, मोहनजोदड़ो और तमाम साइडों पे मिले। बनवावली हो गया, कालीबंगन हो गया, कोटदीजी हो गया, ये सब मेहरगढ़, आप ये सब देख रहे हैं ना, ये मेहरगढ़ हम आपको पढ़ाए थे। मेहरगढ़ का टाइम पीरियड 7 से 8 हज़ार पूर्व। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, गेहूँ और जौ के। तो ये बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये आमरी हुआ। तो ये कुल मिला जुला के अर्ली फेज अभी चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा आपको जो है कि यहाँ पे साइट्स नहीं मिलेंगी। बनावली दिख रहा है, राखीगढ़ी दिख रहा है, कालीबंगन दिख रहा है, हड़प्पा दिखेगा, कोटदीजी दिखेगा, समझ रहे हो, ये सारी चीज़। अब इस कोटदीजी यहाँ पे है। अब इसके बाद ये अर्ली फेज है। इसके बाद अर्ली फेज कब से है, 3300 से 2600 BC। अब किसी भी सभ्यता का ये मैच्योर फेज आता है।
मेच्योर फेज में सबसे ज़्यादा मेच्योरिटी यानी सबसे ज़्यादा सभ्यता पीक पे रहती है। वहाँ पे उनके चाहे सामाजिक की स्थिति की बात की जाए, चाहे राजनीतिक स्थिति की बात, चाहे आर्थिक स्थिति की भी बात की जाए, चाहे उनके व्यापार एवं वाणिज्य की बात की जाए, वो चरम पे रहता है। उस समय फलता फूलता राज्य या सभ्यता रहती है। तो मांडा जो है सबसे उत्तरी साइट है। सबसे उत्तर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये माना जाता है कि त्रिभुजाकार इस के आकार में जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी। उसका सबसे उत्तरी पार्ट मांडा था, ठीक है। और सबसे दक्षिणी पार्ट उसका दायमाबाद माना जाता है। हालांकि दिख नहीं रहा है दायमाबाद बच्चों, यहाँ पे महाराष्ट्र में पड़ता है सबसे दक्षिणी साइड, ठीक है। सबसे पूर्वी साइड जो है हमारे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। हम बताए थे आलमगीरपुर की कहानी आपको, हाँ। और सबसे जो है कि पश्चिमी साइड शायद सुध कांगेडोर माना जाता है, लेकिन अब यहाँ पे देखो सुध कांगेडोर लिखा भी है, हाँ। सुध कांगेडोर सबसे पश्चिमी साइड। उत्तरी दायमाबाद, अब मैं लिख दूँ दायमाबाद दक्षिणी है, आलमगीरपुर जो है कि आपकी पूर्वी है, और ये तो ये साइट हैं। अब पूरी साइट आप देख लीजिए, ये बनावली है, राखीगढ़ी है, ये है गरने वाला है, ये है, ये सारी कालीबंगन है, हड़प्पा है, रोपर है, बहुत सारी साइटें हैं, बहुत सारी। मोहनजोदारो है, चानूदड़ो है। मोहनजोदारो चानूदड़ो सिंधु नदी के किनारे ये बसे हुए हैं सब, समझ रहे हैं। तो ये पूरी साइट है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कुछ साइट की बात करेंगे। हाँ अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में IVC भी कह सकते हैं। I से इंडस, V से वैली और C से सिविलाइजेशन। तो IVC कहेंगे तो आप जो है डरिएगा मत, ये समझ लीजिएगा कि हम जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात। तो इंट्रो में आ जाओ, तो इंट्रो में दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो कि अच्छा ये इंग्लिश में है PDF, लेकिन हम आपको हिंदी में बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली। भारत के इतिहास की शुरुआत जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर टाइम पीरियड माना जाए तो 2500 BC से 1900 BC तक माना जाता है। ये मैच्योर फेट की बात हो रही है बच्चों। लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशनों में से, जैसे उस समय जो 4 बड़ी शहरी सिविलाइजेशन थी, नगरी सिविलाइजेशन थी। पहली थी इजिप्ट, दूसरी थी मेसोपोटामिया, तीसरी थी इंडिया की इंडस वैली और चौथी थी चाइना। 4 बड़ी सिविलाइजेशनों में सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। 1920 में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने जो है कि एग्जीक्यूशन का काम शुरू किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में खुदाई स्टार्ट हुई, और जिसमें 2 सबसे प्राचीन शहर जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिले। 1924 की बात है, 1920 में तो कार्यक्रम शुरू हुआ। 1924 में जो जॉन मार्शल थे, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के वो हेड थे बच्चों। इन्होंने कहा ना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जो है कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है कि हेड थे, इन्होंने अनाउंस की कि डिस्कवरी होनी चाहिए। तो ये हेड थे, तो इन्हीं के जो है कि संरक्षण में दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की? हड़प्पा की खोज की। और हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, पाकिस्तान के मेंटगोमरी ज़िले में पड़ता है। ये पंजाब वाले पाकिस्तान में। बच्चों एक बात बता दो, ये इंडिया है ना, ये पंजाब यहाँ है, एक पंजाब यहाँ पे भी है। क्योंकि जब विभाजन हुआ ना तो ये पूरा पंजाब था, तो इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया, एक पंजाब इंडिया में। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें जो है कि आपका हड़प्पा साइड क्या क्या मिला है? तो ग्रेनरी मिले हैं यानी कि अनाज के भंडारण मिले हैं, और जो है कि मानव की बहुत सारी चीज़ें मिले हैं। सैंड स्टोन की स्टैचू मिली है, पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से हड़प्पा से। दूसरी साइड मोहनजोदारो है। तो मार्शल साहब ने RD बनर्जी को जिम्मेदारी दी और इन्होंने जो है कि मोहनजोदारो की खोज की। मोहनजोदारो का मतलब होता है कि बच्चों माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का एक टीला। ये मोहनजोदारो आपका जो है कि इंडस नदी के किनारे है। ये लरकाना ज़िले में पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, ग्रेट बाथ यानी बड़ा स्नाना घर, यहाँ की जो है कि ग्रेनरी यहाँ भी मिली है, अनाज रखने वाला जो है कि एक तरह से भंडार गृह। और ये ब्रॉन्ज की जो है कि डांसिंग गर्ल मिली है, कांसे की जो है कि नर्तकी की मूर्ति मिली है। सील ऑफ पशुपति
के चित्र के आकार की सील मिली यानी मोहरे मिले हैं। हाँ, पशुपति महादेव और बहुत सारी चीज़ें मिली है। बियर्ड मैन यानी दाढ़ी वाला जो आदमी है वो भी जो है कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, और एक पीस ऑफ ओवन कॉटन का जो है कि एक टुकड़ा मिला है। तो इतने सारे सच मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी ने इसकी जो है कि खुदाई की थी। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट साइट आती है सुतकांगे डोर। बच्चों, सुतकांगे डोर जो है आपका जो है बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान में पड़ता है। फिर चानोदड़ो जिसकी खोज किए थे एन.जी. मजूमदार ने, ये सिंध प्रांत में पड़ता है, ये भी इंडस नदी के किनारे है यानी सिंधु नदी। जब जब इंडस बोलूँगा सिंधु समझिएगा। ठीक है, फिर आमरी एक साइड है, इसको भी मजूमदार ने ही खोजी है, ये भी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन की खुदाई घोष ने की 1953 में। आज़ादी के बाद सबसे पहली जो साइट खोदी गई शायद कालीबंगन ही थी। हाँ, अच्छा, साइट की बात की जाए ना तो इंडस वैली की जो खुदाई हुई बेटा वो 1500 से 2000 साइट, इससे भी ज़्यादा जो है कि पुरातात्विक स्थल मिले हैं, या इससे भी ज़्यादा जो है कि स्थलों के साक्ष्य मिले हैं इंडस वैली से। ठीक है, लोथल जो है आप देख लीजिए, लोथल को राव ने 1953 में खुदाई की है, गुजरात में पड़ता है भोगवा नदी के किनारे। सुरकोटदा आपको जे.पी. जोशी ने इसकी जो है कि खोज की, ये गुजरात में पड़ता है। बनावली आपका आर.एस. बिष्ट ने की, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। धौलावीरा जो है ये आर.के. बिष्ट ने खोजा, इसको भी, ये भी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है धौलावीरा। और यहाँ पे वाटर हैंडसिंग सिस्टम के साक्ष्य मिले हैं और वाटर के रिजर्वायर के साक्ष्य मिले हैं। अब फेजेस की बात किया जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी के, तो एक अर्ली हड़प्पन फेज था जो 3300 से 2600 बीसी तक था। मैच्योर हड़प्पन जो टाइम पीरियड था, मैच्योर यानी परिपक्व, वो 2600 से 1900। यही वाली हर जगह दी रहती है, 2600 से 1900। हड़प्पा पीरियड जो है 2600 से 1900 बीसी वाला ही हर जगह हर सारी किताबों में दिया है, लेकिन ये 3 फेजेस में है। लेट अगर हड़प्पन फेज की बात करेंगे तो 1900 से 1300 बीसी है। और आप जानते हैं कि 1500 बीसी में हमारे यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये बात है। अच्छा, ये बात किया जाता है कि अच्छा, इसमें जो अब इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो ट्रेड नेटवर्क था हड़प्पाओं का यानी हड़प्पा सभ्यता का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उनमें कल्टीवेशन के भी साक्ष्य मिले हैं। क्रॉप के जैसे पीज मिली है, सेम्स मिले हैं, सीड मिली है, डेट प्लम मिला, कॉटन मिला, ये सारी चीज़ मिली। ठीक है, मेच्योर स्टेट स्टेज हमने आपको बता ही दिया। अर्ली हड़प्पन जो कम्युनिटीज़ थी बच्चों, उसमें जो है कि लार्ज, अगर मैं बड़े शहरी सेंटर की बात करूं तो हड़प्पा बड़ा शहरी था, सेंटर था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ये लोथल में आपको देखते हैं, लोथल गुजरात में पड़ता है। अच्छा, हड़प्पा के बारे में ये बताया जाता है कि ये ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ, यानी धीरे धीरे इसकी जो है कि समाप्ति हुई। एक दिन में जो है कि कोई सभ्यता नहीं समाप्त हो जाती है, ऐसा माना गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण, हाँ, क्लाइमेट चेंज के कारण धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है कि पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, उनका कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रेन और तमाम चीज़ें जो है कि डिस्टर्ब हुई। आर्कियोलॉजिकल डाटा जो इंडिकेट करता है कि हड़प्पन कल्चर जो है कि 1000 से 9000 बीसी तक था, प्रेजेंस था, लेकिन अब आगे देख लीजिए। टाउन प्लानिंग की बात किया जाए बेटा तो इसके टाउन प्लानिंग कमाल की थी, और लोअर टाउन भी था, अपर टाउन भी था। सारे घर जो है ईंटों से बने हुए थे। पूरा हड़प्पा में ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड का मतलब ये है कि ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि ये समकोण पे एक दूसरे को सड़कें काटती थी। हाँ, ग्रेनरीज यहाँ मिली हैं। यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक यानी कि पके हुए ईंटों का प्रयोग मिला है। ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदारो से मिला है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, इसके बारे में बात की जाती है। हाँ, कंट्री यार्ड बाथरूम मिले हैं हर घरों में। कुएं पाए गए हैं, कालीबंगन से बहुत सारे ऐसे घर थे जिनमें कुएं मिले हैं। ठीक है, जैसे धौलावीरा और लोथल की बात किया जाए, गुजरात में जो दोनों पड़ता है, यहाँ पे फोर्टिफाइड एंड सेक्शन विद इन द टाउन वेयर दैट रिस्ट्रिक्टेड बाई वॉल्स, दीवालों के बारे में बात। एग्रीकल्चर में बताया जा रहा है कि जितने भी हड़प्पन विलेज थे वो ज़्यादातर जो है कि बाढ़ वाले प्लेन्स के नज़दीक थे, यानी नदियों के किनारे रहते थे। अर्लीस्ट पीपल प्रोडक्शन, काटन का भी प्रोडक्शन करते थे ये लोग।
ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। और इसमें कुछ है सेमी एरिड लैंड, अच्छा ये छोड़ देते हैं। अब इसके बाद इकोनॉमी की बात कर दिया जाए तो इसमें जो सील्स हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेट वेट ऑफ मेजर ट्रेड एंड स्टोन मेटल सेल्स के यूज होते थे। बाटर सिस्टम उस समय था, बाटर सिस्टम का यूज होता था। बाटर सिस्टम में मतलब ये होता है बच्चों कि किसी सामान के बदले आप दूसरी सामान लो। यानी मान लो हमको कपड़े की ज़रूरत है, तो कपड़ा बनाने वाला अगर कोई टेलर है, अगर उसको मान लो मेरे पास वीट है, गेहूँ है, हाँ, और लेकिन मुझे कपड़े की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसको गेहूँ चाहिए और कपड़े बेचने हो उसको। तभी बाटर सिस्टम में ये व्यवस्था थी। काफ़ी ख़राब सिस्टम था ये, ठीक है। तो ये हो गया क्राफ्ट में। अब बात करेंगे तो ब्रॉन्ज़ के क्राफ्ट यानी कि कांसे की चीज़ें होती थी, मिट्टी के बर्तन बनते थे, मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनते थे, टेक्सटाइल काफ़ी डेवलप थी, ये सारी चीज़ें थी। इसमें बोट बनाई जाती थी और सील्स बनते थे, टेराकोटा के मैन्युफैक्चर होते थे, ज्वेलरी बनती थी सिल्वर गोल्ड की और प्रेशियस स्टोन की, हाँ, और पोट्री का काम काफ़ी डेवलप हुआ था। तो ये था मोटी मोटा इसमें जानकारी। रिलीजन की बात ये किया जाए बच्चों इसमें कि जो हाँ, पशुपति शिव की पूजा ये लोग करते थे। मातृ देवी की पूजा यानी नेचर की ज़्यादा पूजा होती थी। देखो ट्रीज़ और एनिमल्स की पूजा होती थी। एक सिंग वाला जो है कि हॉर्नेड यूनिकॉर्न्स, उसकी पूजा होती थी, ठीक है। डिक्लाइन के बारे में ऐसा बात किया जाता है कि इसके पीछे जो है कि आर्यन का इन्वेंटेड है, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जियोलॉजिकल्स एंड क्लाइमेटिक जो है फैक्टर के कारण ये डिक्लाइन हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि रेनफॉल का पैटर्न चेंज होने से जो है कि IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट की बात करोगे बच्चों, तो अगर उसकी साइट पे जाओगे तो इस प्रकार की आपको जो है कि वहाँ पे पिक्चर देखने को मिलेगी। ऐसी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पिक्चर्स हैं। ये किसी एक साइट की पिक्चर दिखाई गई है। इस समय उस समय इस प्रकार का जो है कि आपको मेजरमेंट माप तौल का सिस्टम था। ये तराजू बना हुआ है, उसके ये बाट रखे हुए हैं, ठीक है। ये दाढ़ी वाले बाबा जो हैं, जो साल ओढ़े हुए हैं, इनकी बात है। ये मोहनजोदारो से मिले थे। कमाल की जो है कि इनके जो है कि ये स्टैचू बनी हुई है। ये सैंड स्टोन की स्टैचू है, इसी की बात हो रही थी। ये उनकी सील्स थी यानी मोहरे थे। इस पे देखो तरह तरह के जानवर बने हैं। एलिफेंट आपको दिख ही रहा है, ये आपको बैल दिख रहा है, सांड दिख रहा है, ये पता नहीं कौन एनिमल्स है, ये देखो सींग वाला दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे सील्स थे। सीलों का प्रयोग ट्रेड और कॉमर्स में भी किया जाता था। इसी मोहर को जो है कि इसी मोहर का ठप्पा लगा के जो है कि तमाम जो सिविलाइजेशन थी उस समय, चाहे आप इजिप्टियन सिविलाइजेशन कह लो, चाहे मेसोपोटामियंस कह लो, उनके साथ हम ट्रेड करते थे। ये कुबड़ वाला बैल था जो इसका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है बच्चों। बोट वगैरह बनती थी, तो यहाँ पे देखो ये बोट के जो है कि साइन, ये जो बर्ड्स था ये डायरेक्शन को जो है कि दिखाते हैं। तो ये सारे फिगर, ये पशुपति शिव के बारे में बताया जाती है कि ये शिव जी की ये सींग है, ये उनका पूरा माउथ है, ये उनके दोनों हाथ हैं बच्चों। यहाँ पे एक जो है कि बड़ी सी जो है सिंहासन पे ये बैठे हुए हैं। तो पशुपति शिव की इनके दोनों तरफ दो जानवर हैं। बहुत सारे जानवरों की यहाँ पे उसकी खुदाई से जो है ये बनाए गए हैं। और लेटर फेज में जो है कि देखो बच्चों, लेटर फेज में जो है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। देखो ये साइटें हैं लेटर फेज की, डिक्लाइन फेज की। डांसिंग गर्ल के बारे में हमने बात की, तो ये 2400 से 1900 BC में ब्रॉन्ज की थी। इसको डांसिंग गर्ल जो है कि 10 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊंची एक स्टैचू है बच्चों, और ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई। ये डांसिंग गर्ल की फ़ोटो है। अच्छा, अलादीनो एक साइट है, उसको कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये सबसे छोटी साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे कि वाइल राखी गढ़ी, जबकि राखी गढ़ी जो हिसार और डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, ये लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है।
धौलावीरा के बारे में बताया गया है कि लोकेशन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। धौलावीरा एक इकलौती साइट है जो गुजरात में पड़ती है। हमने बताया गुजरात में 2 साइट धौलावीरा और लोथल। तो धौलावीरा उसमें ये है कि वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट में एक इसमें से एक ये है, इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसी साइट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, यानी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। ये मेल डांसिंग जो है कि टोर्जो है बेटा, ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई एक दिन में तैयार नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम फेजेज रहे, ठीक है। अर्ली फेज़ रहा, मेच्योर फेज़ रहा और लेटर फेज़ रहा, ठीक है। यानी शुरुआती जो है चरण रहा सिंधु घाटी सभ्यता का, फिर परिपक्व चरण आया जिसमें पूरा जो है कि उनका वाणिज्य, व्यापार, कृषि, हाँ, उनके जो है कि शासन और उनके आंतरिक प्रशासन, व्यापार, हाँ, और उनका जो है एग्रीकल्चर, तमाम चीज़ें बहुत अपने जो है कि डेवलपमेंट के पीक पे थी। फिर लेटर फेज आया तो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज के कारण रहा, चाहे ड्राउट सूखा के कारण रहा हो, चाहे और सारे कारण, चाहे कहा कुछ लोग कह जाते हैं कि आर्यंस के अटैक के कारण है, तो जिस भी कारण रहा हो धीरे धीरे डिक्लाइन 3 फेजेज में हुआ। इंडस वैली के इतिहास की बात पूरी तरह से हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसके इतिहास को जानते हैं बच्चों। और पुरातात्विक साक्ष्यों की शुरुआत अगर किसी को करने वाले कोई थे तो एसआई के जो हेड जॉन मार्शल थे, उन्हीं के तत्वाधान में 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने बच्चों हड़प्पा के स्थल की खोज की। इसलिए इसको जो है कि हड़प्पा संस्कृति नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हड़प्पा से मिलते जुलते तमाम साइटें मिली, उन्हीं के लक्षण उनमें भी मिलते थे, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी के आसपास जो है ये सारी जो है नगर बसे मिले खुदाइयों से, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया, ठीक है। और यह संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब के शहरी सभ्यता के रूप में परिणित हुई। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में संस्कृति केंद्र स्थल पंजाब सिंध के सिंधु घाटी में रहा। वही बात जो हम बताए थे उसमें लिखा गया इसमें। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तक फैला रहा। इसका फैलाव बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर बच्चों ये जो मैटर मैं लिया हूँ एनसीईआरटी से, दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान प्रांत के मकरान समुद्र तट से लेकर पूरब में मेरठ के आलमगीरपुर तक था। यह समूचा क्षेत्र किस आकार में था? त्रिभुजाकार में। और ये कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरा एरिया है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र अब तो पाकिस्तान से भी बड़ा, यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन में मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है, यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन से भी बड़ा था। ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में पूरा त्रिभुजाकार फैला हुआ था। 2 सबसे इम्पोर्टेंट जो नगर थे पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, दोनों पाकिस्तान में पड़ते थे। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे, सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे ये। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर करीब दक्षिण में चानूदड़ो था। और चौथा नगर गुजरात में खंभात खाड़ी के ऊपर लोथल था। 5वां नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगन, यानी ये 5 नगर इम्पोर्टेंट नगर थे। 6वां बनावली हरियाणा में पड़ता है बच्चों। कालीबंगन की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं यहाँ मिलती है, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। कालीबंगन जो साइट है ये समझ लो बेटा प्री हड़प्पा यानी कि अर्ली हड़प्पा में भी रहा, और मैच्योर हड़प्पा का जब समय चल रहा था सभ्यता का तब भी कालीबंगन साइट रही। कच्ची ईंटों चबूतरों पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। इन 6 स्थलों में परिपक्व और उन्नत हड़प्पा सांस्कृतिक दर्शन देखे जा सकते हैं। सुत कांगेडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी संस्कृति परिपक्व अवस्था में दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता ये है कि एक एक नगर दुर्ग होना। इसके अतिरिक्त गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र में धौलावीरा है बच्चों, उसमें भी एक किला है। इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सी ऐसी हड़प्पा की साइट है जिस तीनों अवस्थाओं में मिलती है, यानी पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और बाद के हड़प्पा काल, तीनों में मिलने वाला धौलावीरा है। धौलावीरा को आप जानते हैं गुजरात में साइट है। तीनों अवस्थाएं धौलावीरा और राखीगढ़ी इन दोनों जगहों पे मिलती है।
उत्तर हड़प्पा अवस्था में गुजरात के काठियावाड़ पर रंगपुर और रोजदी स्थलों से भी रंगपुर और रोजदी ये उत्तर हड़प्पा स्थल है। कृषि पर निर्भर थे हड़प्पाई लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी थे कृषि पर निर्भर, पशु पालते थे, गाय बैल, देखो पशुओं में उनके पास बैल था, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर आदि पालते थे। कुबड़ वाला जो सांड होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कुत्ता शुरू से ही पालतू जानवर था, बिल्ली भी पाली जाती थी, कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान लोग। गधे और ऊँट भी ये लोग रखते थे, शायद इन पर सामान ढोते रहे होंगे। घोड़े का अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह तथा लोथल में मिली एक टेराकोटा की मूर्ति से मिला है, लेकिन ये बात किया जाए कि सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष के मिलने की रिपोर्ट आई है और वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास बताई जाती है, जबकि आप जानते हैं बच्चों, परंतु पहचान संदेहास्पद, यानी आप कहेंगे कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित थी, तो आप कहेंगे नहीं, केंद्र अश्व केंद्रित नहीं थी, जबकि वही ऋग वैदिक पीरियड अश्व केंद्रित था, यानी वहाँ घोड़े का खूब प्रयोग था। ठीक है, लेकिन अच्छा हड़प्पाई लोग हाथी का ज्ञान था ही, गैंडे भी परिचित थे। हाँ ये बात थी। मूर्तियों में मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ खूब मिली हैं, जिसे टेराकोटा, जो टेराकोटा कहलाती हैं। ये सारी है, इसका प्रयोग खिलौनों के लिए, पूज्य प्रतिमाओं में लिए जिसकी पूजा होती है, कुत्ता भेड़ गाय बैल और बंदर की भी उसमें जो है कि प्रकृतियाँ मिली हैं। पुरुष, ये कहा जाता है कि पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक थी। अगर जो भी पुरुषों की स्त्रियों की संख्या जो भी इसमें मिली है, बनाई गई है मूर्तियाँ, यानी ये ऐसा कहा जाता है कि समता मूलक समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। ये मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृति से बनाई गई हैं। आप देखे थे उस मूर्ति का चित्र। एक क्वेश्चन ये है बेटा कि हर पेपर में जो है कि नदी जल विवाद से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछ देगा कि कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है, तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों से संबंध रखता है कृष्णा नदी जल विवाद। देखो बच्चों, यहाँ कर्नाटक है आपका, यहाँ पे आपका जो है कि महाराष्ट्र है, यहाँ आपका तेलंगाना है, यहाँ पे आंध्रा। ये कृष्णा नदी जल विवाद ये 4 राज्यों से संबंधित है। गोदावरी की बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों से संबंधित एक जल विवाद है। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वर्तमान बार बार पूछता है। रावी ब्यास का जल विवाद भी है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के साथ। ठीक है, पंजाब हरियाणा, ये रावी अगर मान लो निकल रही है तो पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ और राजस्थान के साथ, तीनों के साथ जो है कि विवाद है। कावेरी जल विवाद में आप जानते हैं ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये आज लेटेस्ट में भी चलता रहता है। केरला यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक के जो है कि ब्रह्मगिरी से शायद निकलने वाली नदी है, कुछ मिस्टेक हो रहा है कि त्र्यंबकेश्वर से, देख लेना आप। तो कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु और पुडुचेरी तो यूटी है। पुडुचेरी के बारे में मैं बता दूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना कि पुडुचेरी बार बार, केरला है यहाँ पे तमिलनाडु है और ये आपका आंध्रा है। तो पुडुचेरी का माहे एक ज़िला है जो आपका केरला में पड़ता है, कराईकल एक ज़िला है जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, यनम एक ज़िला है बच्चों जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इन 3 ज़िलों कराईकल, इन 3 ज़िलों को मिला के जो है पुडुचेरी बनता है। ये माहे आपका केरला में पड़ रहा है, कराईकल पड़ रहा है तमिलनाडु में, यनम आपका पड़ रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। इन तीनों ज़िलों को मिला के जो है कि पुडुचेरी बनता है। तो पुडुचेरी के साथ भी इसका कावेरी जल विवाद है, पूछ दे तो बताइएगा। ये अशोक के बारे में है। उस समय अशोक के टाइम पीरियड पे दुनिया में कितने राजा थे? हिंद यवन राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कौन कौन थे? एंटीओकस था, टॉलेमी था, हाँ एंटीगोनस था, हाँ मकदुनिया का राजा साइरन था। तो इसको आप देख लीजिएगा। ये दिया हुआ है कि बुक के बारे में दे देखता है कि सौंदरानंद किसने लिखी है, सुघोष ने लिखी है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाखदत्त ने, और मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है, बार बार पूछता है। एक चीज़ और मैं आपको और बता दूं बच्चों कि ये बंदरगाहों, प्राचीन बंदरगाहों, जैसे इस समय जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं वर्तमान के, उनके नाम आधुनिक नाम है, लेकिन प्राचीन काल में ये सब जो बंदरगाह थे इनके क्या क्या नाम थे? तो कह रहा है कि नौरा, तोंडी, मुसरी, नेल्सिडा, ये पश्चिम तट के बंदरगाह थे, यहाँ पे थे। इस पश्चिम तट, ये पश्चिम तट है इंडिया का, ये पूर्वी तट है।
ठीक है। एक अज्ञात ग्रीक नाविक थे जिनकी एक पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। इन्होंने बंदरगाहों की सूची में बताया था कि नौरा भारत के पश्चिमी तट पे एक बंदरगाह था, तोंडी था पश्चिमी तट पे बंदरगाह, मुशरी था, हाँ नेलिंसडा था, ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। अकबर के टाइम पीरियड आप जानते हैं, अकबर कल 1605 ईस्वी तक जो है कि भारत में शासन किया बच्चों। आप जानते हैं अकबर को, उसने जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। अकबर ने इन्हें जगत गुरु को। अकबर के बारे में मैं बता दूं बच्चों, अकबर इकलौता ऐसा राजा, दो ऐसे राजा हैं इतिहास में, भारतीय इतिहास में, एक अशोक और दूसरा अकबर, जिसको ग्रेट कहा गया क्योंकि सभी धर्मों का समान आदर इन्होंने किया। अकबर ने सारे धर्मों को, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे जैन्स हों, सबके जो है धर्म गुरुओं को बुलाया, सबसे जो है शिक्षाएं ली, सारे धर्मों को जो है कि उसने अपने ज्ञान की कसौटी पे कस के ये समझना चाहा कि धर्म कहते क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म जीवन में कैसे सुधार लाते हैं। तो इन्होंने जो है कि एक जैन धर्म के जो प्रसिद्ध आचार्य थे हरि विजय सूरी, उनको भी बुलाया, उनसे भी जैन धर्म के बारे में, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझा, और अकबर ने उनको जो है कि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अच्छा, मैं बात कर दूं जहांगीर की। हमने बताया था जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष से, जहांगीर खुद ही चित्रकला इतना बड़ा प्रेमी था बच्चों कि किसी भी मूर्ति, अगर कोई स्टैचू बनी है तो उसकी आंख किस चित्रकार ने बनाई है, उसका हाथ किस चित्रकार ने बनाया, उसकी उंगली किस चित्रकार ने बनाया, ये इतना तक पहचान लेता था। कमाल का चित्रकारी का इसके पास कौशल था। तो जहांगीर के समय जो बहुत सबसे बहादुर चित्रकार थे, अबुल शमल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, आका रियाज, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये जो 8-10 इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, ये बार बार पूछता है बच्चों, इसको ध्यान देना। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, आका रियाज, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, ये लोग थे प्रमुख चित्रकार। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण यानी कि भारतीयों के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। समाज सुधारक रहे राजा राम मोहन राय। आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक थे। इन्होंने मॉडर्न शिक्षा की बात की, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की बात की बच्चों। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये ध्यान देना, हिंदू कॉलेज की स्थापना करने का मतलब ये है कि हिंदुत्व नहीं पढ़ाया जाता था, हिंदू के भगवानों को नहीं पढ़ाया जाता था, ये मॉडर्न कॉलेज था, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ठीक है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। अच्छा, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो 1875 की बनी है। आज इसका बदला हुआ नाम है, ठीक है। 1875 में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी डेवलप हुई, 1875 में मेयो कॉलेज हुआ, और दिल्ली कॉलेज जो है बच्चों इस समय उस 1824 का बना हुआ है, तो कभी कभी दे देता है मैचिंग करने में। अच्छा, 1929 में अजमेर राजस्थान, अजमेर के प्रसिद्ध शिक्षाविद हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसको शारदा अधिनियम कहा गया बच्चों। इसमें यह कहा गया शारदा अधिनियम में कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल कर दी गई, और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की गई। तो शारदा जो अधिनियम था उसमें जो है कि विवाह से संबंधित एक कानून थे जिसमें लड़कों और लड़कियों की उम्र निर्धारित की गई थी। तो ये थे हरविलास शारदा जी, आप जानते हैं। हाँ, 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, एक बात बता दूं, लंदन क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो है कि एक सेंटर था, औद्योगिक क्रांति वहीं से शुरू हुई। ठीक है। औद्योगिक क्रांति की सफलता का मेन कारण था कि साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वहाँ हुआ। विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार, अनुसंधान लंदन और पश्चिमी यूरोपीय देशों में ही हुए बच्चों। तो जब साइंस और टेक्नोलॉजी से उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े आविष्कार किए। ठीक है। तो आविष्कार के बाद मशीनों का काम क्या होता है? उत्पादन करना। तो उत्पादन करने के बाद की जो बात होती है वो होती है व्यापार से।
अगर आप सामानों का उत्पादन कर लिए तो व्यापार किसी के साथ आपको करना होगा, ट्रेडिंग करना होगा, उन सामानों को उनके देश में जाके बेचना होगा, समझ रहे हैं। तो बेचना होगा देश में किसी के, तो अब उस उत्पादन के लिए कच्चा माल भी चाहिए, रॉ मटेरियल। तो इन्होंने ना रॉ मटेरियल्स की खोज के लिए साउथ ईस्ट एशिया यानी हिंदुस्तान और तमाम छोटे छोटे आइलैंडों पे जाने का जो इन्होंने एक एक जो है कि जाने की बात की। तो कह रहा है ना कि एक सभा का आयोजन किया लॉर्ड मेयर के अध्यक्षता में। वहाँ के सारे व्यापारियों ने, सारे क्या व्यापारी, जो कुछ एक व्यापारी थे, इन्होंने पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार करने की योजना बनाई। और पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार करने की योजना बनाई और इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप ने जाकर महारानी से एक अनुमति लिया। तो महारानी ने इनको अनुमति दिया, लंदन के महारानी ने, कि ठीक है आप पूर्वी द्वीपों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। और उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था? अकबर शासन कर रहा था। विट्ठल भाई पटेल के बारे में बात कर लिया जाए। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी इस समय कह लो बच्चों की लोकसभा अध्यक्ष। आज का सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव का मतलब है कि पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष बने थे। आज भी बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष के लिए मारामारी हो रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष अगर अपोजिशन को मिल जाएगा, जो सरकार उस समय है, गवर्नमेंट इस समय जो है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के अगेंस्ट किसी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्षता मिल जाए यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता मिल जाए, तो किसी भी बिल को पारित करने के लिए अध्यक्ष जो है उसका जो है कि एक तरह से कह लीजिए कि एक ऐसा अधिकार होता है कि आपको प्रश्न पूछने, हाँ, प्रश्न पूछने की और तमाम चीज़ों की डिस्कस करने की, बहस करने की, हाँ, छूट रहती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि निष्पक्ष हो के जो है काम किया जा सकता है। हाँ, बहस करने के, वाद विवाद करने के, बिल पे जो है कि विचार विमर्श करने के तमाम मौके, शानदार मौके मिलते हैं। तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए विट्ठल भाई पटेल। ये बहुत बड़ी जीत थी बच्चों। 1900 मैं बात करूं 1922 में, आप सुने थे कि चौरी चौरा कांड से 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो 1923 में बच्चों जो है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक पार्टी बनाई, समझ रहे हैं, स्वराज पार्टी जिसका नाम था। और वही स्वराज पार्टी जो है कही कि हम इलेक्शन के थ्रू हम जो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे और वहाँ पे अंग्रेज़ों के पॉलिसी के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाएंगे। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में पहुंचकर अपने आदमी को, विट्ठल भाई पटेल को, उसका प्रेसिडेंट भी निर्वाचित करवा दिया। ये बहुत बड़ी जीत थी, समझ रहे हैं, अंग्रेज़ों के सामने। जैसे आज मजबूत सरकार है मोदी, अगर इनके सामने कोई विपक्ष का यानी राहुल गांधी अगर मान लो सपोजेट लोकसभा के अध्यक्ष बन जाएं तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक। 1937 में जो आम चुनाव, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो पहला आम चुनाव हुआ उसमें जो है प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में यूपी में संयुक्त प्रांत में 228 में से 134 सीटें कांग्रेस जीत गई। सोचो आज कितनी सीटें हैं बाबू? 403 सीटें हैं। अगर 403 सीटों में 250 सीटें जो है कि कांग्रेस जीत जाए तो उसकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। ठीक है। तो उस समय जो 228 में से 134 सीटें कांग्रेस जीती थी और इसने जो है कि इस सरकार के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जो राज्य सरकार थी, स्टेटों की सरकार थी, उसके जो है कि एक तरह से कह लीजिए हेड ऑफ गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश के यानी संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू को बनाया गया। ठीक। चार्टर एक्ट की बात कर लें तो बात यह है ना कि कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट था जिसमें सबसे पहली बार अवसर की समानता मिली। आज बच्चों आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आर्टिकल 16 में जो अवसर की समानता है, यानी कि अवसर की समानता का मतलब लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान, हाँ, वंश और इत्यादि के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं पूछा जाएगा किस कास्ट के, आपको अवसर दिया जाएगा। किसी भी नौकरी, किसी भी शिक्षण संस्थान में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, समझ रहे हैं, कि कोई भी नौकरी आप पा सकते हैं। तो 1833 वाली जो धारा थी अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे, 1833 में एक धारा 87 थी बेटा, उसी के तहत पहली बार किसी भारतीय को
राजा क्राउन की देशज प्रजा अपने धर्म, जन्मस्थान और वंश इत्यादि के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद पे या सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कंपनी के आप किसी भी पद पे आप पहुंच सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ये पहला ऐसा जो है कि प्रावधान बनाया गया। किन आंदोलनों में महिलाओं ने घर की चारदीवारी से बाहर निकला? तो ये चारों आंदोलन थे बच्चों। सबसे पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, आप जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1905-06 में स्वदेशी आंदोलन चला, स्टार्ट हुआ। इसमें महिलाएं घर से बाहर निकली। होम रूल आप जानते हैं 2 लोगों का था होम रूल, एक एनी बेसेंट, दूसरा बाल गंगाधर तिलक का। एनी बेसेंट साउथ से होम रूल का मतलब घर का नियम हो, इंडिया का नियम हो, हमको अंग्रेजों के नियम से मुक्ति दिलाओ, समझ रहे हो। असहयोग आंदोलन गांधी ने शुरू किया था, उसको आप जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी का आंदोलन था। तो ये चारों आंदोलन में महिलाओं ने घर से बाहर निकला और पूरे जोर शोर से जो है आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल अगर बात की जाए बच्चों, तो आपका मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। बाकी यहाँ पे तो बहुत कम जनसंख्या है, यहाँ पे भी बहुत कम, यहाँ पे भी बहुत कम जनसंख्या है। मरुस्थलों की बात हम करेंगे एक बार। नर्मदा नदी का उद्गम और अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच ये भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। और भड़ौच से दक्षिण में, भड़ौच एक स्थान है, जैसे मैं बता दूं, ये भड़ौच एक स्थान है। भड़ौच के दक्षिण में जो है कि बच्चों, यहाँ पे मान लो भड़ौच है, तो भड़ौच के दक्षिण में ये अरब सागर से जाके मिलती है और ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। डेल्टा एस्चुरी का मतलब है ना कि डायरेक्ट नदियाँ वाटर के साथ गिर जाती हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं कि मुहाने पे आकर रुक जाती हैं और कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं और यहाँ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है जो आइलैंड बन जाता है। तो ऐसी नदियों को डेल्टाई नदियाँ कहते हैं। एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ का मतलब डायरेक्ट आके गिर जाती हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डेल्टा नहीं बनता, तो एस्चुरी बनती हैं। तो पश्चिम में बहने वाली जितनी नदियाँ हैं, पश्चिम में बहने वाली नदियों को भी पूछ देता है बच्चों, तो नर्मदा, ताप्ती, माहें ये पश्चिम में, और पश्चिमी घाट की बहुत सारी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। परियोजना नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नांगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे। सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी जो अरे जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था और मोदी जी के काल में ये कंप्लीट हुआ। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी के तट पे, हीराकुंड और महानदी के तट पे, ये देख लेना। एक चीज़ मैं बता दूं कि आर्थिक दृष्टि से सागौन हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है। इनकी लकड़ियों के बहुत सारे जो है कि फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। और सागौन संपूर्ण देश में लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है। और सागौन का 50% खेती जो है मध्य प्रदेश में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट लकड़ियाँ हैं, इनके योगदान है। दामोदर नदी के बारे में बता दें बच्चों, झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। ये कोयला खदानों और औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित होती है ना, क्योंकि झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाके जो है कि मिल जाती है हुगली से, यानी गंगा से। इसी हुगली को गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे जाके मिल जाती है। यह देश में सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह दुर्गापुर के मध्य तो ये 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो जैविक मरुस्थल बन गई है। बायोलॉजिकल डेजर्ट का मतलब है ना कि इतना ज़्यादा इसमें जो है कि लवणीयता हो गया, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि ये जैविक मरुस्थल टाइप बन गया है। और पूरा जो देखोगे तो मिट्टी, गाद और उससे जो है कि कूड़े कचड़े वगैरह से ये पूरा भरी पड़ी है। बहुत सारे वहाँ पे प्लांटेशन उगाए हैं, यानी जैविक मरुस्थल की कंडीशन बन गई है। कुछ खनन क्षेत्र हैं जैसे गुरु महिसानी जो है क्या है, यहाँ से लौह अयस्क खोदा जाता है। तलचर से कोयला निकाला जाता है। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम, झारखंड के जावर से जो है शीशा निकाला जाता है। खुला और सागरी बंदरगाह किसको कहते हैं? मान लो देखो बच्चे, जैसे ये मान ले जैसे मान लो सपोज मैं ऐसे बना दूं, अगर यहाँ कोई बंदरगाह है तो ये बंद बंदरगाह है, देखो यहाँ पे, यानी जहाज एकदम लास्ट तक दोनों तरफ से घिरी रहती है। लेकिन अगर यहाँ कोई जो है बंदरगाह बना दिया जाए तो वो खुला बंदरगाह। खुला बंदरगाह का मतलब ये है ना कि जैसे वो तट से दूर ही जहाज रुक जाते हैं, ये तट है ना, इससे दूर यहीं जहाज जो है बड़ी बड़ी शिप खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पास जाने की कंडीशन है ही नहीं। फिर छोटी छोटी बोटों और तमाम चीज़ों से इसकी जो है सामान को अपलोड अनलोड किया जाता है। तो तटों से दूर खुले सागर में जब जहाज लंगर डाल कर रुकते हैं, ठीक है, यहीं से अपलोड अनलोड होते हैं, तो उसको खुला सागरी जहाज बंदरगाह कहते हैं। और ऐसा बंदरगाह जिसमें जहाज अंदर की तरफ यहाँ घुस जाते हैं तो उसको बंद सागरी, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात किए करूं बच्चा कि सही आरोही क्रम क्या है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप जो है कि कमेंट करिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में कौन कौन सी कंट्रियां हैं। ऑप्शन आपके सामने है। शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, तो शीतोष्ण घास का मैदान कौन नहीं है? सवाना नहीं है। वेल्ड आपका कहाँ है? वेल्ड आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पंपास आपका अर्जेंटीना वाला है। सवाना जो है वो शीतोष्ण घास का नहीं है, जबकि उष्ण कटिबंधीय एरिया में पड़ता है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे प्रमाणित तेल भंडार है? तो सबसे प्रमाणित तेल भंडार विश्व का वेनेजुएला में है। देखिए, भंडार और उत्पादन में अंतर है। भंडार भले ही वेनेजुएला के पास है, लेकिन तो सबसे ज़्यादा विश्व में तेल का उत्पादन ये नहीं कर पाते हैं। वन जल एवं खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी है। अच्छा, ये तो प्राकृतिक पूंजी है, कोई बात नहीं। चिपको आंदोलन के बारे में बात कर दो बच्चा। ये वन के कटाई के विरुद्ध था। चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो चिपको आंदोलन ये उत्तर भारत का आंदोलन था। ऐसे ही साउथ में एपिको आंदोलन चला था, ठीक है, वो भी जो है वन बचाओ आंदोलन था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगर पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, कुछ भी उत्पादन किए आप जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, तो उसको इको मार्क प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। अगर मैं बात कर दूं बच्चे ना कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा, इनमें से कौन सा ऐसी है जो धारणीय विकास के लिए क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छा स्रोत है? तो धारणीय विकास का सबसे, कोयला तो है ही नहीं धारणीय विकास का। धारणीय विकास का मतलब ये होता है बच्चे, ध्यान से सुन लो, कि तुम ऐसा विकास करो कि तुम्हारे बच्चे के लिए भी संसाधन बचा रहे। संसाधन, कौन से संसाधन की बात कर रहा हूँ मैं? तुम्हारे बच्चे के टाइम आए तो मिट्टी भी प्रदूषित ना हो, जल भी प्रदूषित ना हो, हवा भी प्रदूषित ना हो, पेड़ पौधों और तमाम संसाधनों की रक्षा करते हुए अपना विकास करना ही धारणीय विकास कहलाता है। ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसा डेवलपमेंट कर दिए जैसे इस समय डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। धारणीय विकास का मतलब है कि पर्यावरण, ठीक है, और पृथ्वी की अमूल्य संसाधन मिट्टी, जल, हवा, इसको बचाते हुए विकास करना है। तो परमाणु ऊर्जा से धारणीय विकास जो है ऐसा, हाँ। तो धारणीय विकास के लिए विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कोयला है? नहीं। पेट्रोलियम है? नहीं। प्राकृतिक गैस है? नहीं। परमाणु ऊर्जा है? नहीं। जल विद्युत है। जल विद्युत ये धारणीय विकास में आ जाएगा। जल विद्युत से उत्पादन कर रहे हैं आप, जल से विद्युत बना रहे हैं, तो ये धारणीय विकास में आएगा। परमाणु ऊर्जा भी धारणीय विकास में नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण करेगा। धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की भी आवश्यकताओं का ध्यान में रखा जाए। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों से अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। हमने बताया अभी धारणीय में संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना। एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है बच्चे, इससे फेफड़े का कैंसर होता है और मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान करता है। पारे में इतना विषाक्तता होती है कि उदर संबंधी यानी बीमारियां हो जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि रक्त में के हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित है ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिस्थापित करके रक्त में ऑक्सीजन रहित कर देता है, यानी पूरे ब्लड को विदाउट ऑक्सीजन हटा देता है। एक तरह कह लो कि रक्त को ऑक्सीजन रहित करना का मतलब है कि रक्त से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है और पूरा ब्लड आपका जो है कि विदाउट ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। हेमोग्लोबिन नहीं रहेगी, आप खुद ही डेथ कर जाएंगे और कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये 2-3 के बारे में था कि पारा क्या मनुष्य को नुकसान करता है, एस्बेस्टस क्या नुकसान करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे नुकसान करती है, इसके बारे में बताया गया था। 50 से अधिक देशों, अच्छा ये तो छोड़ देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात हो जाए, बार बार क्वेश्चन पूछता। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है कि क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ये जैव मंडल की स्थापना कब किसकी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, आर्द्र भू क्षेत्रीय जलीय शुष्क स्थलीय प्रकृतियों के बीच है। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति पानी को सोखने और छानने का स्पंज का काम को, जैसे मान लो बच्चे ना, ये नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक जो है कि तालाब है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही बाढ़ इसमें आई, अब ये पूरा क्षेत्र मान लो ये अभी सूखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इस नदी में बाढ़ आई, ये पूरा जो है कि क्षेत्र भर गया, और इसमें जितने भी गाद थे, जितने भी लवण थे, सब इसमें जो है कि धीरे धीरे क्या हो गए, जम गए, और ये पानी आपका जो है कि फिर वापस चला गया बाढ़ के बाद, और ये फिर फ्लो करने लगा, और साफ पानी, ये यानी इसके सारे तलछटों को ये हटा कर देता है और पानी को शुद्ध करने का काम करता है कौन, आर्द्र भू क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है ना कि हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, तो पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट भी आपका हॉट स्पॉट एरिया। हॉट स्पॉट एरिया बच्चों उस एरिया को कहा जाता है जैव विविधता की दृष्टि से जहाँ इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ना जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन एरिया को हॉट स्पॉट एरिया कहते हैं। भूमिगत जल को दूषित करता है आपका जो है कि अजैविक जो है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक ना, आर्सेनिक एक ऐसा जो है कि अकार्बनिक चीज़ है, अजैविक चीज़ है, अजैविक तत्व है जो भूमि को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, प्रदूषित कर देता है। लाइकेन्स के बारे में जान लो बच्चे। लाइकेन्स जो है ना, एक ऐसी वनस्पति है जहाँ पे शहरों में ये आपको नहीं दिखेगी। ये वायु प्रदूषण के प्रति इतना संवेदनशील होती है ना कि जहाँ भी थोड़ा सा भी वायु प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन, वहाँ से सारे लाइकेन्स समाप्त हो जाते हैं। लाइकेन्स पेड़ों के ऊपर उगने वाले छोटे छोटे जो है कि मुलायम मुलायम हल्के हल्के ग्रीन कलर के ऐसे प्लांट होते हैं जो वायु प्रदूषण में बिल्कुल नहीं रह सकते, ठीक है। जिन पेड़ों के ऊपर लाइकेन्स आप देखेंगे ज़्यादातर पहाड़ी वगैरह, ज़्यादातर ऐसे एरिया में जहाँ पे शुद्ध पर्यावरण है, वहाँ के पेड़ों के ऊपर ग्रीन ग्रीन जो है घासें उगी रहती हैं, लाइकेन्स होती हैं छोटी छोटी। अब वो ना प्रदूषण वाले एरिया में आपको नहीं दिखेंगी। तो ये लाइकेन्स अगर जिस एरिया में नहीं है, आप समझ लीजिए वहाँ वायु प्रदूषण तगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। जैव भू रासायनिक चक्र बार बार ये भी पूछा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र का अर्थ ये है ना बेटा कि जैसे मान लो मैं तुमको बता दूं, एक ही कोई चीज़ ले लो, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कुछ भी ले लो। अगर मान लो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और तमाम तमाम चीज़ें जो हैं अकार्बनिक चीज़ें मिट्टी में मिली हुई हैं, और उस मिट्टी में आपने एक प्लांट लगा दिया पपाया का, पपीता का, तो उससे जो है कि वो सारे खनिज लवण जो है पपीता में चले गए, और उस पपीता को तुमने खाया, ठीक है। या कोई मान ले, समझ तो बच्चे बकरी खा गई, कोई कुछ वही भी जीव खाया उसको, तो सारे चीज़ें जो है कि उसके जो भी खनिज लवण है उसकी बॉडी में चले गए। अब उन खनिज लवणों से उनकी बॉडी और मजबूत हुई, और उससे वो पावर ली। कुछ समय बाद जब वो मर जाएगा यानी डेथ कर जाएगा, तो दोबारा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसी जैविक का जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं कि पहले ये अजैविक था जब मिट्टी में था, फिर जब ये फ्रूट्स में आ गया जैविक हो गया, इंसान के शरीर में आ गया जैविक हो गया, फिर दोबारा जो है कि ये मिट्टी में चला गया तो अजैविक बन गया। तो ये जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि इसको कहते हैं कि जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्गमन को ही कहते हैं। ये ओजोन रिक्तिकारक गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, हैलोन्स होती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ही ओजोन को जो है कि ओजोन जो परत है आप उसको जो है कि उसको छेदने का काम करती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो ओजोन को बचाने के लिए हुआ था। उसमें कहा गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पे तो पहले रोक लगा दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है दो भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इकोटोन कहलाता है। आप इसको देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी पदछाप उसे कहते हैं जैसे एक मनुष्य को ना, मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन के मापन, जो अब जैसे आप हैं, आप बाइक चला रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एसी से घूम रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, तो आपका कार्बन उत्पादन, एक व्यक्ति का कार्बन उत्पादन आप इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो मतलब पर व्यक्ति जो कार्बन का उत्पादन करता है अपनी सुख सुविधाओं को, अपने जीवन को चलाने के लिए, उसी को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि आपका पारिस्थितिकी पदछाप कितना है। प्रवाल विरंजन का मतलब है कि प्रवालों का मरना, और ये प्रवाल कैसे मरते हैं, जब समुद्र का तापमान बढ़ने लगता है तो प्रवाल जो होते हैं वो मरने लगते हैं। इनका सहजीवी शैवाल के साथ जो है संबंध होता है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे मान लो बच्चों ये ग्लोब है ना, तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ और 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ वाले क्षेत्र को, पूरा एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तापमान उच्च रहता है, यहाँ बारिश भी खूब होती है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का उच्च क्षेत्र माना जाता है। यहाँ हजारों करोड़ों प्रकार की जीव जंतु और बहुत सारे पौधों की और जंतुओं की जातियाँ पाई जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन होता है। अच्छा, ये विद्युत उत्पादन की बात करेंगे तो ऊर्जा पे ही पूरी दुनिया टिकी है। जिसके पास जितना ज़्यादा ऊर्जा है वो इतना डेवलप एरिया है। तो कच्छ की खाड़ी से बताया गया कि 1200 मेगावाट का ज्वारीय का मतलब समुद्र के पानी की लहरों से जो विद्युत के उत्पादन की क्षमता है वही सुंदरबन से मात्र 100 मेगावाट की है, जबकि कच्छ की खाड़ी से बच्चे 1200 मेगावाट की है। और खंभात की खाड़ी से 7000 मेगावाट के उत्पादन की क्षमता है। खाड़ियाँ जितनी सक्रिय होंगी, जितने पानी के अवेलेबल होगा, उस हिसाब से जो है कि वो उतने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हम जनरेट कर पाएंगे। कुछ ऐसे जैसे ढला हुआ लोहा, बर्फ हुआ, एंटीमनी हुआ, विस्मत हुआ, पीतल हुआ, ये गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं, यानी गलने पर इनका आयतन कम हो जाता है। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव पे तैरते भी रहते हैं। इनको यहाँ ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ और पीतल, ये गलने पे इनका आयतन क्या होता है? कम होता है। जमने पे इनका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ता है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद जो है कि 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो इसलिए बैठक जो है वही बुलाता है। धन विधेयक जो है कहाँ पुरस्थापित किया जाता है, तो केवल लोकसभा में, क्योंकि सब तमाम वादा करके लोकसभा में जो पार्टियां जीत के गई हैं तो वो धन मनी बिल पे वही, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ले लेनी पड़ती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार 1994 में, इसको आप देख लीजिएगा। संविधान में अच्छा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है कि प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उनको हटा देगा। प्रसाद पर्यंत पद धारण करना का मतलब है ना कि उसकी इच्छा के अनुसार है। अगर राष्ट्रपति आज ही चाहे तो राज्यपाल को हटा दे। एक बात और है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय हित में है और राज्य सूची का कोई विषय है जिस पे संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो वो लोकसभा को कह सकता है कि भैया आप कानून बनाइए। राज्य विधानसभा में कोई धन जो है वही, जैसे लोकसभा में कोई धन किसके बगैर नहीं पेश किया जा सकता, राष्ट्रपति के, तो उसी तरह से विधानसभाओं में जो है राज्यपाल की संस्तुति के बगैर नहीं पास किया जाता। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं। और राष्ट्रपति हो जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी नहीं, राज्यसभा के निर्वाचित, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, जो 12 मनोनीत होते हैं वो लोग नहीं वोट देंगे, केवल निर्वाचित राष्ट्रपति में, और प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के। ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात होगी तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, सभी लोग उपराष्ट्रपति को चुनाव में वोट करते हैं। CAG संविधान द्वारा आर्टिकल 148 में दिया गया, आप जानते ही हैं। मुख्य निर्वाचन की अब पदावधि क्या है, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले कंप्लीट हो जाए, या तो 6 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो जाए, अभी वो 62 साल के ही हैं तो भी रिटायर हो जाएंगे। अगर मान लो वो 62 साल पे नियुक्त होते हैं और वो 65 साल के हो गए, उनका कार्यकाल 6 साल नहीं पूरा हो तब भी 65 के हो जाएंगे तो हटाए जाएंगे। 6 नहीं देख। कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, तो तीनों है। निर्वाचन आयोग भी संविधान में है, वित्त आयोग भी है, जिला पंचायत भी संविधान में है। संसद कानून बना के नहीं बताया है, इन तीनों का जो है कि तीनों आपको संविधान में मिलेंगे। अच्छा, जो संसद कानून बना के कुछ संस्थाओं का गठन किया है ना, तो वो जो है कि सांविधिक है, समझ रहे हो, या विधिक है। और ये जो संविधान में दिया हुआ है तो इसको संवैधानिक प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिए ध्यान से, चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए,